हमारा जो स्पोर्ट वेपन थे जो और कंपनी कमांडर, हम एक उस टेकरी के बिल्कुल ऊपर वाले किनारे पे लगा के अपने हथियार लगा के बैठ गए। जैसे ही दिन निकलना शुरू हुआ, लाइट निकलना शुरू हुआ, हमारे साथ दूसरी पार्टी पे सेम टाइम सेम अटैक होना था सेंटिन जाट के द्वारा, वो भी नहीं कर पाए। दोनों यूनिटों की सिचुएशन सेम थी। अभी जैसे जैसे दिन निकलता गया, दुश्मन को हमारी जो मौजूदगी थी वहां पत्थरों में दिखाई देना शुरू कर गई, क्योंकि 150 से 200 मीटर कोई ज्यादा दूरी नहीं देखनी। और ऐसे मौसम खराब भी रहता था कि धुंध रहती थी या मौसम खराब रहेगा। उस दिन बिल्कुल धूप थी। देखो, ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है या अपने उस हिसाब से करता है। हमने सोचा जो उसने किया है अच्छा कर रखा, चाहे मौसम अच्छा है, उसका बेनिफिट दुश्मन को ही नहीं हमें भी होगा, दोनों को रहेगा। कुछ नुकसान रहेंगे, कुछ बेनिफिट रहेंगे। तो ऐसे करने के बाद जब हमने देखा कि कैजुअलिटी शुरू हो गई, कैजुअलिटी शुरू होने के बाद जब लगा कि अभी यहाँ बैठना मुश्किल है और वो भी पूरा दिन, तो कंपनी कमांडर ने फिर सीओ साहब से बात किया और हमें दिन को परमिशन मिला अटैक करने का, जबकि दिन को परमिशन कोई नहीं देता और ना ही हमने कभी उस तरीके से तैयारी कर रखी थी कि हम लड़ाई दिन को लड़ेंगे जाके। लेकिन हालात ऐसे थे कि लड़ाई ना लड़ते तो बिना कुछ किए हमारे जो जवान थे ऐसे इंजर्ड होते जा रहे थे। तो शाम तक 12 घंटे, यानी कंपनी कमांडर को लग रहा था कि अगर मैं शाम को लास्ट लाइट के बाद अटैक करना है तो मेरे पास वो नफरी नहीं बचेगी जो मैं अटैक में लेके जाऊंगा, तो क्यों ना दिन को अटैक करें। तो हमने फिर दिन को प्लान किया, कंपनी कमांडर और हमारे प्लाटून कमांडर जो थे। तो उसमें सिर्फ हमने अंदर जाने का, आगे फायर स्पोर्ट जब मिलेगा तो सिर्फ आगे बढ़ने का हमें आदेश मिला था कि वहां तक का इलाका आपको ये क्रॉस करके दुश्मन तक पहुंचना है। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर। तो जैसे फायर स्पोर्ट मिला, जिस एरिया में फायर स्पोर्ट होता था वहां तक हमें पहुंचना था। बीच में सिर्फ 40 से 50 मीटर का था जो प्लेन था इलाका, बाकी जगह बहुत अच्छे पत्थर थे, आड़ थी बढ़िया से। तो हमें वो 40-50 मीटर का इलाका दौड़ के निकलना था। और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी वहां रहती है, तो वो उस ऑक्सीजन की कमी में आपका जो चलने की रफ्तार है वो भी बहुत कम हो जाती है। भागना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो ऊपर से गोली आ जाएगी, तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी जो हम 4 कदम नहीं दौड़ सकते थे, हम वहां 50 मीटर तक टोटल 20 से 25 सेकंड में भाग के पहुंच गए। पता है, लेकिन हमें पता टारगेट क्या है हमारा। उस टारगेट की वजह से अगर वो टारगेट 40 सेकंड का हमारे पे या 25 सेकंड का नहीं होता कि वो फायर कितनी देर बंद होता है दुश्मन का, तो शायद हम वो टाइम ज्यादा लेते उसको क्रॉस करने के लिए। लेकिन वो लिमिटेड समय था, तो सबको पता था कि अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो दुश्मन की गोली आ जाएगी तब तक। तो सभी का यानी भाग के जाना, और आराम से हम लोग पहुंच गए अपने दिए समय पे, टाइम पे और जगह पे। तो उसके बाद ना तो हम फायर स्पोर्ट ले सकते थे ना कुछ और कर सकते थे। तो जो कुछ करना था हमने मिलके करना था। तो वही हम आराम से, दिन था तो धीरे धीरे क्रॉल करके ऊपर पहुंचे। अब सर तो हम उठा के देख नहीं रहे थे कि कौन कहाँ है। जिसको लग रहा था कि मेरे इलाके में दुश्मन का फायर नहीं है, वही क्रॉल कर लेता था थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत था हमारे पास, पूरा दिन था, उसके बाद रात थी। तो हम 10:30 बजे चलना शुरू किया था। 200 मीटर के लिए मैं 1 बजे जाके बंकर के पास पहुंचा था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1 कदम चलने के लिए हमने कितना समय लिया होगा, क्योंकि दिन का समय था। अगर आप थोड़ी सी भी जमीन छोड़ते हैं, थोड़ा सा उठते हैं, तो गोली आ जाती है। दोनों साइड से गोली, 2 साइड से फायर था। तो हम लोग बिल्कुल जमीन का इस्तेमाल करके ऊपर तक पहुंचे, ताकि दुश्मन को यह ना लगे कि हम उसके बंकर के बाहर हैं। क्योंकि जितनी कार्रवाई हमने करनी थी साइलेंट था। हमारा जो प्लान था, वो कंपनी कमांडर ने जो बता रखा था, वो बिल्कुल साइलेंट था। यानी दुश्मन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस इलाके में। अगर उसको पता चल जाता तो वो तो गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, पत्थर उठा के मार देता तब भी हमें खत्म कर सकता था वो। और हम उसके बंकर में कुछ नहीं कर सकते, कोई फायर करके हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि नीचे से हम इनडायरेक्ट फायर नहीं कर सकते उसके ऊपर अपने राइफल से। तो हम चुपचाप क्रॉल करते रहे, मैं और जो मेरा बड़ी था नतेंद्र सिंह। तो हम लोग इतने नजदीक पहुंच गए, जब सर उठा के देखा तो गन सर के ऊपर थी। क्योंकि जब साउंड हो रही थी सर के ऊपर, तो ऐसे साउंड तो बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन जब नजदीक से गन का फायर हुआ तो
ऐसे गर्दन उठा के देखा तो सर के ऊपर गन थी, जो 2 गनें लगी थी, एक 70 जाट पे फायर कर रही थी और एक हमारे पे। तो हमारे दोनों को यही लगा कि इसको हटाएंगे तो हटाएंगे कैसे, वो दिमाग में हमें कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि इतने ज्यादा, जैसे साहब लोग जानते हैं कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग या इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें वहां से। लेकिन इतना जरूर पता था कि जब तक ये गन है तब तक हम सेफ नहीं है, और जितने जल्दी हो सकता है इस गन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसको अंदर इनको हमारा थोड़ी सी मौजूदगी पता चल गई तो वो आराम से मार देगा। हमारे पास टाइम नहीं था। तो बडी ने और मैंने जब दोनों ने आपस में पूछा कि क्या करना चाहिए इसके बीच में, तो कुछ खास आइडिया इतना नहीं आ रहा था। लेकिन जब नीचे की तरफ देखा तो जो मेरे प्लाटून कमांडर थे नायब सुधार रमेश साहब, एक जेसीओ थे हमारी टीम में, तो उनके साथ नजरी मिलाप हो गया हमारा। तो उन्होंने बस एक ही इशारा किया, बोला गन को खींचो, गन को खींचो। क्योंकि आवाज तो करनी नहीं थी, किसी को आवाज लगा के तो पूछना नहीं था, क्योंकि अगर वो आवाज लगाते तो अंदर वालों को पता चल जाता कि बाहर हम बैठे हैं। तो उन्होंने इशारा दिया, तो हमने दोनों ने आपस में प्लान किया। पहले तो हम सोच रहे यार क्या ऐसे बोल रहे कि गन को उठा लो, कंटिन्यू फायर कर, कैसे इसको हाथ लगाएंगे, क्योंकि जब वो कंटिन्यू फायर करेगा तो उसकी बैरल जो थी गर्म थी, तो उसको हाथ लगाना काफी मुश्किल था। तो हमारे पास जो फील्ड पट्टी रहती है अपने आप को ड्रेसिंग करने के लिए इंजर्ड होने पर, तो उसने, मेरे बडी ने भी अपना फील्ड पट्टी मुझे दिया और मेरे पास था, तो मैंने दोनों हाथों में फील्ड पट्टियां बांध के वहां बैठ के, मैं भाई अभी आप अपना दूसरा कार्रवाई शुरू कर दो, मैं रेडी बैठा हूं। तो बडी का काम था लेफ्ट साइड में थोड़े आगे जाके बंकर में ग्रेनेड फेंकने का, क्योंकि जब तक वो अंदर वाले एंगेज नहीं होंगे या उनकी कैजुअलिटी नहीं होगी तब तक ये गन फायर करना बंद नहीं होगी। अभी सबसे बड़ी बात थी कि हाइट में ग्रेनेड फेंकना था ऊपर की तरफ को, और वो भी लेट के फेंकना था। अभी लेट के फेंकना, अगर वो टकरा के, जैसे ये दीवार है, अगर इस दीवार से टकरा गया वापस अपने ऊपर आ जाएगा। 4 सेकंड का टाइम था उसका, दोबारा फेंकने का भी मौका नहीं था। तो उसने जो पहला ग्रेनेड फेंका तो वो बंकर के पीछे की साइड चला गया, बंकर से पीछे बैग, थोड़ा ताकत तो लगा दी। तो बंकर के पीछे की साइड में जब ग्रेनेड फटा तो सबको पता चल गया कि हम लोग इंडियन आर्मी ऊपर पहुंच गए। बस वो गालियां देना शुरू कर गए, यहाँ काफर आ गए। अभी हमें सबसे बड़ी एक चीज लगी कि अभी हम नहीं बचने वाले, क्योंकि जो कुछ करना था वो तो ग्रेनेड तो फटा नहीं अंदर। अभी 2 ग्रेनेड थे उसके पास, बडी के पास, तो उसने जब दूसरा ग्रेनेड फेंका तो वो संकट के अंदर गिर गया। बस वो एक चेंजिंग था उस हमारे लड़ाई का। बस वो ग्रेनेड अंदर गिरने की बस ये दोनों गने फायर करना बंद हो गई, और जो मेरा टास्क था हमने वो दोनों गने बाहर खींच ली। तो पटने और हाथ तो जल गया था उसके साथ, क्योंकि गर्म बैरल को पकड़ना आसान नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मजबूरी थी कि वो हटाना बहुत जरूरी था। तो जैसे हमने गन को नीचे फेंका, जो होल था उस संगड़ का, उस होल में जो मेरे पास AK-47 थी, मैंने सिर्फ एक बार अंदर जाके सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ देखा था 2 से 3 सेकंड के लिए कि कौन कहाँ पे और कितने जीवित है। तो मुझे सिर्फ 3 लोग दिखाई दिए थे जो जीवित थे। तो मैंने जो ब्रश फायर थी AK-47 का एक मैगजीन का ब्रश फायर निकाल दिया, तो वो तीनों मारे गए। लेकिन उसमें जो पहले जो ग्रेनेड से जो इंजर्ड हुए थे वो भी अंदर पड़े थे, जो आर्टिलरी फायर था उससे कुछ इंजर्ड पड़े थे। तो अभी हम लोग पीछे के साइड में रास्ता था संगड़ के, तो हम वहां जा नहीं सकते, तो हमने आगे से संगड़ को तोड़ के अंदर जाने लगे। तो उसमें जो इंजर्ड लोग जो पहले के थे, अभी वो कुछ कर नहीं सकते, इतना ज्यादा इंजर्ड थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ के रखा था कि जब कोई अंदर आएगा तो मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, क्योंकि बाकी तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो जैसे मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो मेरा ध्यान ऐसे जैसे नीचे, ऊपर से नीचे को गिरना था अभी संगड़ से मैंने, तो उसने, सामने वाले ने ग्रेनेड फेंक दिया। लेकिन मेरा बड़ी मेरे पीछे था, तो उसको वो ग्रेनेड फेंकता हुआ दिखाई दिया, तो उसने मुझे टांग से खींच के बाहर निकाल दिया। तो जब तक मैं कुछ सोच पाता था कि क्यों मुझे टांग से खींच रहा है, तब तक वो ग्रेनेड फट गया। तो वो खुद ही मारा गया बेचारा। लेकिन फिर हमें इतना तो समझ आ गई कि जो भी कैजुअलिटी यहाँ किसी की है उसको एक बार रीचेक फायर पक्का करो कि ये एक्चुअल में डेथ है कि नहीं है। तो हमने जो भी डेड बॉडीज थी उनको एक बार रीचेक फायर किया, संगड़ पे कब्जा किया, जो हथियार हमने छीने थे वही हथियार हमने दोबारा लगा दिए, क्योंकि हमारे पास तो AK-47 था।
अब यहाँ पे फायर सपोर्ट देना है 400-500 मीटर दूर तक, तो AK-47 से उतना हम दे नहीं सकते। और 3 मैगजीन टोटल हमारे पास है। एक हमने फर्स्ट बंकर पे लगा दी, 2 बैलेंस थी, तो कितनी देर फायर सपोर्ट देते। तो उनके जितने वेपन पड़े थे जो हमने छीने थे, ऑलरेडी उस पर एम्युनिशन लगा था, तो सीखने की जरूरत थी नहीं, लिंक जोड़ना था उसका और आगे फायर करना था। तो हमने उन्हीं के हथियार उन्हीं पे यूज किए, एम्युनिशन उन्हीं का यूज किया। और सेकंड बंकर पे जाने से पहले हमारे जो लोग नीचे थे उनको हम शिफ्ट करने लगे ऊपर, जो बाकी जो हमारे सेक्शन के जो लोग थे, जो लीडिंग सेक्शन के, तो उसमें भी 3-4 लोग शिफ्टिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो पिंपल 1-2 था, जहाँ 17 जाट ने कब्जा करना था, वहां से फायर आ गया और 4 लोग हमारे जो थे वो इंजर्ड हो गए, टांग में ब्रश लगा सबको। तो इंजर्ड लोगों को हमने अपने साथियों को वहां बंकर तक पहुंचाया, जो हथियार हमने छीने थे वो उनके हैंडओवर किया, और आगे के लिए हम 6 लोग और आगे निकल गए, क्योंकि हमने जो प्रेशर बनाया था, कंपनी कमांडर पीछे से हमेशा यही चीज बोल रहे थे, अपना जितना भी आपने कब्जा किया है उसमें बाकी लोगों को छोड़ के कुछ लोग आगे के लिए मूव कर लो, क्योंकि जो प्रेशर उस पर बना है, जो आप उसके ऊपर जो भी मेंटली और बाकी उस पर इफेक्ट जो पड़ा है, उसको दोबारा से रीसेट होने की नहीं देना। यानी जो उसको लग रहा है कि अगर इन्होंने एक पोस्ट ले लिया, दूसरा भी लेना है, अगर उसके दिमाग में ये चीज है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और वो चीज थी, अगर आपने पहला बंकर अगर चाहे जैसे भी लिया, किसी भी कंडीशन में लिया, लेकिन सेकंड बंकर में उससे टोटल ही 10 से 15% आपकी पावर के आप उसको ले सकते हो, क्योंकि उनको पता कि अगर इन्होंने फर्स्ट बंकर ले लिया, सेकंड लेना ही लेना है, वो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में पड़ जाता था। तो हम जब सेकंड बंकर के लिए लेके गए, तो जो मेन लोग थे उस सेकंड बंकर के वो भाग लिए पहले ही, जो बाकी लोग थे वो 2 पार्टियों में लगभग बैठ गए। एक संगड़ में बैठ गई पार्टी उनकी, और एक बाहर जाके लेफ्ट साइड में पत्थर थे काफी बड़े बड़े, उसमें जाके बैठ गए। हम सिर्फ संगड़ को लेके चलते थे हमेशा, क्योंकि बाकी आर्टरी सेलिंग की वजह से पूरा एरिया क्लोज हो जाता था, सिर्फ एक मेन बंकर ही बचता था, तो उसको क्लियर करना हमारा काम होता था। तो हम लोग जब सेकंड बंकर के लिए गए, तो जो लास्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में बैठे थे उन्होंने कभी फायर नहीं खोला, जबकि हम उनकी रेंज में भी थे और दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि जब ये बिल्कुल यहाँ आएंगे तब जाके फायर खोलेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। हम लोग को आइडिया नहीं था कि लेफ्ट साइड में कोई हो सकता है, तो हम अपने जिस तरीके से पीछे से चले फायर सपोर्ट लेते हुए, वैसे आगे चल रहे थे। फर्स्ट बंकर से नीचे उतरना था, दोबारा दूसरे बंकर पे चढ़ना था। जब चढ़ना शुरू किया तब लेफ्ट साइड से फायर किया, तो उसमें जो मेरे लेफ्ट साइड में थे राइफलमैन परवीन और श्याम, वो वहीं पे शहीद हो गए, क्योंकि डायरेक्ट फायर लगा, एम लेके फायर किया था उन्होंने। तो हमें फायर की साउंड सुनाई देते ही हम लोग भी, क्योंकि अभी एक पोस्ट हमने ले चुके थे, तो हम लोग हाफली उसमें चल रहे थे, पत्थर काफी बड़ा था, तो उसमें इतनी लेटने की जरूरत नहीं थी, तो हम लोग हाफ लेट के कभी उसमें आड़ लेके आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे फायर की साउंड सुनाई दी, तो वैसे जहां थे वहीं लेट गए ऑल टू ऑल। लेकिन अभी ऊपर वाले को उसको पता था कि कौन कौन कहाँ है, वो दिन को देख रहा था सब, वो तो एक साइड में बैठा हुआ पहले से। तो उसने जब फायर खोला तो मेरे पहले घुटने में गोली लगी 2, तो गोली लगने के जैसे मेरे को एहसास हुआ कि गोली लग गई, तो मैंने अपने बडी को कहा कि मैं गोली लग गई है मेरे टांग में। तो उसने कहा कि थोड़ा और आगे आ जा, हो सकता है यहाँ दुश्मन को वो आप दिखाई ना दे। लेकिन वो ऊपर वाला मानने वाला नहीं था, तो उसने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक फायर उसी इलाके में रखा, वो फायर शिफ्ट नहीं कर रहा था वहां से। तो वो पत्थर से टकरा के गोलियां 2 फिर इधर साइड में लग गई लेफ्ट टांग में। तो मैंने फिर अपनी बडी के बताया, मैं भाई अभी दोबारा लग गई है। तो उसने कहा कि आप और क्रॉल करो और आगे जहां मैं हूं वहां तक पहुंचो। वहां तक पहुंचा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राइट में जो थे उनको भी, दोनों को, एक को कंधे में गोली लग गई और एक को मेरी तरह टांग में लग गई। अभी सिर्फ 6 आदमी हम आगे गए थे, उसमें सिर्फ 1 सेफ था, बाकी 3 इंजर्ड थे, 2 डेथ हो चुके थे। आधा घंटा उसने सांस नहीं लेने दिया, उसको पता था कि कहां कहां पे कौन है। आधा घंटे तक वो फायर करता रहा, लेकिन हम सब बस यही एहसास करवाने में लगे रहे कि जो लोग यहाँ थे वो मर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास और चारा नहीं था। हम लोग नीचे बैठ होने की वजह से उस पर कुछ नहीं कर सकते थे, और हम सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहे थे कि कब उसका फायर बंद हो।
जब आधा घंटे तक उसने फायर कर लिया, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, अपना कोई सेट यूज नहीं किया, एक दूसरे को आवाज नहीं किया, यानी जो दर्द थी गोली की वो भी पी गए। और आधा घंटे के बाद जब उसको एहसास हुआ कि अभी कोई नहीं है अभी जीवित यहाँ पे, तब वो अपनी जगह छोड़ के बंकर पे जाने लगे कि भाई अभी हमारे यहाँ जो अटैक था वो खत्म हो चुका है, अभी हम जाके बंकर में बैठते हैं। जब बंकर में चढ़ने शुरू किया तब उनके पांव से जो पत्थर निकले, तब आवाज आई कि पत्थर गिरने से, तो हमें आइडिया लग गया कि अभी ये बैठा नहीं है, सिस लेके फायर नहीं खोल सकता, अभी ये चल रहा है, अभी सिस लेके हम फायर खोल सकते हैं। तो मैं और बडी दोनों हम फिर बाहर निकले अपने यार्ड से। तो जब देखा उनको तो आराम से गन रखे कंधे पे वो चढ़ रहे थे ऊपर, तो हम दोनों ने वहीं फायर खोला। जैसे उनको मरना, बंकर में जो लोग बैठे थे बैलेंस उनके वो भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि अभी जो अटैक था वो तो उसमें तो सारे खत्म हो चुके थे, अब भी इसको साइड वाले को मारने के लिए इनको कोई और टोली आ गई है, इसलिए भाग लो। तो वो भाग गए, लेकिन हमने वही किया कि जैसे यहाँ पे धोखा दिया उन्होंने कि बाहर संगड़ को बाहर बैठ के, तो हो सकता है संगड़ में भी वैसा करें। तो हम लोग आराम से क्रॉलिंग करके ऊपर तक पहुंचे, वही सेम कार्रवाई, ग्रेनेड फेंका, कोई रिस्पांस नहीं मिला जैसे पहले वाले में था। फिर लूप होल पे जाके फायर खोला, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो जो बंकर के आसपास जो डेड बॉडीज थी उसको हमने रिजेक्ट फायर किया और संगड़ के अंदर जाके बैठ गए। जो गन वहां उन्होंने लगा रखी थी वही छोड़ी हुई थी उन्होंने, वो गन सेम दूसरी तरफ को मोड़ के हम लोग आगे फायर खोल दिया। हमें इतना तो पता था, पीछे भी जो हमने अपने साथियों से बात की थी कि आपको कब तक यहाँ से फायर की आवाज या फायर सुनाई दिया या आपकी तरफ को फायर आया, तो उन्होंने यही कहा सर आधे घंटे तक पहले तक कोई फायर नहीं है, आधे घंटे से लोग भागे हैं। तो हमने नीचे का जो इलाका था जो पीछे पहाड़ी का, तो उसमें सर्च करने लग गए, देखने लगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद उनका जो नीचे पहाड़ी की रिज थी उसके ऊपर दिखाई देना शुरू हुआ। तब फिर हम दोनों ने फिर सेम, क्योंकि 2 लोग थे और दोनों के रास्ते अलग थे, अगर उसमें एक को फायर करते तो एक भाग जाता, तो हम दोनों ने ही 2 गन्ने लगाई वहां पे और सेम दोबारा फायर खोला। जैसे उनका मरना, जो लास्ट पोस्ट था, जो लोग यहाँ से भागे थे सारे, वो सब एक जगह इकट्ठे थे और वहां से काउंटर अटैक की तैयारी करने लगे। और जब वहां से हल्ला पड़ता हुआ हमारे को सुनाई दिया तो हमने पीछे पास किया कि साहब जो भी हमारे टास्क था, जो बंकर थे हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन आगे की तरफ से हरकत हो रही है उनकी काउंटर अटैक की। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तकरीबन 10 मिनट या 10 से भी कम समय में आपके पास नफरी पहुंच गया। तो वही था, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, पीछे वाली जो नफरी थी हमारा ट्रूप्स था वो भी आगे आता गया। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारे पास हमारे बाकी लोग पहुंच गए और चारों तरफ से फायर खोला, तो उनका काउंटर अटैक वहीं से वापस हो गया। यानी वो लास्ट पोस्ट था उस इलाके का। तो आपने देखा होगा, शेरशाह मूवी में देखा होगा, जब बत्रा साहब का जो लास्ट टास्क था वो वही का था, 4875 का लास्ट। हमारे जहां तक हमने कैप्चर किया था उसके आगे जो लास्ट बंकर बचा था वो बत्रा साहब ने कैप्चर किया था। 4 और 5 जुलाई को ये मेरा कंपनी का ऑपरेशन था, और उसके बाद 6 और 7 को बत्रा साहब ने ऑपरेशन किया था उस इलाके में हो। और 7th मॉर्निंग ही लास्ट मोमेंट, जिसको लास्ट मोमेंट वही इसलिए बोलूँगा क्योंकि बत्रा साहब की डेथ के बाद कोई गोली नहीं चली है। तकरीबन सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब बत्रा साहब की डेथ हुई है। उसके बाद सीज फायर भी हो गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारा इलाका था वो भी कैप्चर हो गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी सोल्जर थे जो बचे थे। वो बाहर निकल के, उनको पता था कि हम भाग नहीं सकते, उनके लिए भागने का रास्ता नहीं था पीछे। तो रात को बंकर खाली करने के बाद वो पीछे जाके बैठ गए, और सुबह हमारी फौज जब ऊपर बैठ गई है तो उनको पता था कि अभी कुछ नहीं कर सकते। तो सुबह वो बाहर निकल के आ गए, क्योंकि उनको पता था कि हमें भागना नहीं है, तो जाते जाते कुछ करते हैं। तो उन्होंने जब अचानक से जब फायर खोला सुबह मॉर्निंग, तो उस जब फायर की यानी रेंज पे बत्रा साहब आ गए थे, और जैसे बत्रा साहब को फायर लगा उसी समय उनको भी गोली, जो उनके साथ दूसरे लड़के थे हमारे जवान थे, उन्होंने गोली मार दी। बस वो लास्ट मोमेंट है, उसी मोमेंट के बाद कोई गोली फायर नहीं है। और जो इलाका था हमारा, जो जहां तक हमने लेना था वो हम ले चुके थे। तो लास्ट मोमेंट पे उनका डेथ हुआ बिल्कुल। उसके ठीक कुछ देर के बाद सीज फायर भी कर दिया था गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा 7 जुलाई के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है उसके बाद।
तो ये तकरीबन हमने तो 5 साढ़े 5 बजे उस दिन अपना जो टास्क था उसको पूरा किया था। तो अभी गोलियां लगी थी, काफ़ी लोग हम इंजर्ड थे क्योंकि दिन का समय था। तो सबसे बड़ी बात थी डॉक्टर की। आपने देखा होगा कि जब, जैसे मैंने कहा था ना कि जो खाली दिमाग है, जब तक आपका दुश्मन के साथ सामना नहीं हुआ तब तक डर बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा। वैसा ही गोली लगने के बाद रहता है, क्योंकि जो बातें आपने सुन रखी हैं कि ब्लड लॉस होने की वजह से ये होगा, गोली लगने से जहर फैल जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी, वो जो लास्ट वाला जो सीन है वो फिर कुछ ज़्यादा ही आप पे हावी हो जाता है। और अगर आपको ट्रीटमेंट टाइम से ना मिले तो डेथ हो जाता है। हमारे काफ़ी लोग थे जिनको टांगों में गोलियां लगी थी, ब्लड लॉस होने की वजह से ही डेथ हो गई। और अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं, उनको गोलियां चाहे जितनी मर्जी लगी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको ट्रीटमेंट दे दिया है और आज वो सेफ है। डॉक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था वहाँ पे आपको गोली लगने के बाद। और हमारे जो डॉक्टर साहब थे आपके ही शहर से हैं, यहाँ से कर्नल राजेश साढ़ाऊ। तो उनका एक ही चीज़ थी कि जो टोली अटैक में जाएगी और यानी जो दुश्मन के साथ बिल्कुल गुत्थम गुत्था की बौर में जाएगी, उस टोली के साथ रहते थे कि किसी को भी कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती थी। जबकि नॉर्मल मेडिकल अफसर थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि वो स्पेशलिस्ट थे वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया, चाहे कुछ भी नहीं किया, एक इंजेक्शन दे दिया, एक टेबलेट दे दिया, वो आज जीवित है, चाहे कंडीशन कोई भी है। सबसे बड़ी जो जिसको डॉक्टर ने हाथ लगाया है वो कोई भी जवान हमारा डेथ नहीं है। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। हम अपने ऊपर लगाते हैं कि जब हमें गोलियां लगी थी तो हमें भी दिमाग में वही चीजें, लेकिन जब 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर साहब पहुंच गए, उसके बाद हमें पता। मैं आज भी बोलता हूँ उनको कि साहब हमें नहीं पता वो कौन से इंजेक्शन दिए थे आपने, पेन किलर था या फीवर का था या किसी और चीज का था या टैबलेट कौन सी थी, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ मेंटली इतना पता चल गया कि डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट कर लिया। आप बॉल को छोड़ दो, आप एक नॉर्मल यहाँ अपने पीस स्टेशन पे आप लगा लो, अगर आपको कहीं ऐसी जगह दर्द हो जाए, कहीं सर में या हार्ट में या कहीं चेस्ट में, तो जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तब तक आपकी धड़कन ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई हार्ट अटैक ना हो जाए या हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, तब तक आपका ज्यादा। लेकिन जब आप एक बार हॉस्पिटल पहुंच के, डॉक्टर फिर वो चाहे कोई भी होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता कि मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां मेरा इलाज है, आधा तो मेंटली आप ठीक हो जाएंगे। तो वही चीज हमारे साथ थी। तो डॉक्टर साहब आज भी बोलते, बोला यार मैं कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी था, मैं वैसा स्पेशलिस्ट की बात नहीं है, बात है दिमाग में जो बातें घर कर जाती हैं उसको बाहर निकालना, वो सबसे बड़ी बात थी। और उसकी बदौलत आज हम हैं यहाँ पे। तो इस वॉर के बीच में आपने एक और चीज देखी होगी कि सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान ने जब फर्स्ट में हमारे जो जवानों को कैप्चर किया था, जो जाट के काली जी के साथ वाली टीम जो थी, तो उनको उन्होंने हमारे जैसे जवानों को डेथ के बाद उनके अंग काट के वापस दिया था। तो जो 4875 और मस्को वैली में जो भी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 17 जाट थी, नागा थी, हमारी यूनिट थी, तो जितनी भी डेड बॉडीज वहां दुश्मन की पड़ी थी, पाकिस्तान की। अभी वॉर तो खत्म हो गई, वॉर्स तो और आगे हैं, अभी उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो उस इलाके में ही ऐसे पड़ी रहेंगी या सड़ जाएंगी। तो जो सीओ साहब थे, जोशी साहब, तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज का एक अच्छा एक उदाहरण पेश करेंगे उनके और अपने सेना के बारे में, कि उनकी सेना किस तरीके से बर्बरता करती है एक डेड बॉडीज के साथ भी, और हमारी सेना कैसे एक सैनिक को सम्मान देती है। तो जितनी 53 डेड बॉडीज पूरे इलाके से हमने रिकवर की थी, और 4875 के ऊपर जो हमने कैप्चर किया था उस पे ही वहाँ पे खड्डा करके पूरा जमीन में मौलवी थे 16 ग्रेडियर के नीचे, उनको लेके ऊपर आए। उसके बाद जो उनके नेशनल फ्लैग थे, पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के साथ जैसे हम अपने एक सैनिक को सम्मान देते थे, सेम वैसा ही सैनिक सम्मान उनके जो जवान वहां पे शहीद हुए थे उनको वहां श्रद्धांजलि देके वहां पे उनका बने किया गया था। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि
दोनों सेनाओं में कितना फर्क है। हमारे सीओ साहब एक ही चीज बोलते थे कि जो डेथ है दुश्मनी तब तक है जब तक जीवित है। डेड बॉडीज या बाकी शरीर से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए लड़ रहा है और आप अपने देश और अपनी सेना के लिए लड़ रहे हो। तो उसके बाद वैसी हरकत हमारे इंडियन आर्मी ने तो सही बात है, पहली बात है कि नहीं की है और ना ही करेंगे, क्योंकि हमारे वो खून में वैसी चीज नहीं है। तो वो एक संदेश देना था उनके परिवार को या उसके देश को, और बहुत अच्छा किया था। अगर आपने देखा होगा मीडिया में भी उस टाइम काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। सीओ साहब का कहना था कि जो उनके परिवारजन है, कम से कम उनको इतनी तो दिमाग में एक बात आएगी कि जो मेरे घर का एक सदस्य था जो इस वार में शहीद हो गया, तो उसको जमीन तो नसीब हुई। बहुत सारी ऐसी डेड बॉडियां वहाँ बाकी इलाकों में रही होंगी जिनको जमीन नहीं, सिर्फ ओनली बर्फ ही नसीब होती है। लेकिन वहाँ पे 53 डेड बॉडीज को जो बैरियर किया, तो उसमें उन तक वो संदेश तो पक्का जाएगा जब मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो कम से कम उनके गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा वो लोग है ही नहीं है। तो कम से कम उनके घर वालों को तो फर्क पड़ता था उस चीज से, कि वो चीज जब उनको पता चलेगी कि मेरे घर के आदमी को एक जमीन तो नसीब हुई मरने के बाद, तो वो चीज दर्शाने के लिए वो काफी अच्छा कदम था सीओ साहब का। और मीडिया ने, आपने देखा होगा, मीडिया अगर कारगिल वॉर के टाइम पे नहीं होता तो शायद ये जो आज फंक्शन हो रहा है ये भी नहीं होता। मीडिया उस टाइम पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि जो हर घर तक वो कहानी, सेना का शौर्य हर घर तक पहुंचाया था, और उसकी बदौलत दुनिया को लगता है कि कारगिल वॉर जो थी वो कैसी थी, क्या उसमें हमारी सेना ने कैसे किया था या कैसे होना चाहिए था। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है वॉर के बीच में, लेकिन हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हर दिन एक, मैं जैसे आपको कहा शुरू में कि हर दिन हर मिनट एक कहानी है। कौन कब किसके साथ वाला कब जाएगा किसी को पता नहीं है, जो गया है वो वापस आएगा वो भी पता नहीं है। तो लेकिन मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने तो अपने 1.5 महीने के वहां का जो एक्सपीरियंस है उसके बीच में हर दिन मौत देखी है, हर दिन। लेकिन बस वही था कि रखने वाला ऊपर वाला था, तो वो आज तक जीवित हूं और आपके सामने हूं। बस जो कर्म था या जो मेरा काम था हमने वो किया। मैं आज भी बोलता हूं, जैसे सर उस टाइम बोल रहे थे कि देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग ऊपर तक हम पहुंचे हैं, तो मैं अकेला नहीं था। मेरी जो सेक्शन थी, मेरी जो कंपनी थी, मेरे जो बाकी जो जितना भी फायर सपोर्ट्स दे रहे थे, पीछे से आर्टिलरी वाले थे या मोटर वाले थे, वो सबका रोल उतना उसमें। अगर वो फायर सपोर्ट नहीं देते, नहीं पहुंचते, प्लानिंग नहीं करते, तो वो चीज हम नहीं कर पाते। सबका रोल है। फायर सपोर्ट के बिना तो एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मैं आज ये बोलूं कि मुझे परमवीर चक्र मिल गया है तो मैंने ही सब कुछ किया, तो नो, हो ही नहीं सकता किसी भी टाइम में। मैं हमेशा देखा होगा आपने, मैं मीडिया को तो मैं यही बोलता हूँ कि साहब आपके पास रीटेक का ऑप्शन है, मेरे पास रीटेक का ऑप्शन नहीं था कि मैं दोबारा से उस चीज को दोबारा करूँ। फिल्म वाले के लिए बहुत, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होंगे वो बोल देंगे भाई ठीक नहीं आया सो लैपटॉप पे देखने के बाद। लेकिन मेरे लिए वो चीज नहीं थी। जो कुछ करना था वो वन टाइम ही करना था और वन टाइम ही होना था। वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो चीजें हैं। बाकी बहुत अच्छा आज यहाँ आप लोगों के साथ टाइम शेयर किया, और जो एक अपने बोलते हैं ना कि दिल में जो हैं बातें उनको बताने का मौका लगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का और बाकी टीम का। आप लोग यहाँ पे बैठे, मैं 2.5 साल से पूना में हूँ और 1.5 साल और हूँ। तो लेकिन मैम जानते हैं या बाकी लोग जानते हैं, जब से मैं पूना में आया हूँ इन लोगों से नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन मैं जब बाहर कहीं और पोस्टेड था, यहाँ आता था पक्का, मैं या बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए पक्का आता था। यहाँ और भी मेरे लोग हैं उस टाइम के, उन सब से आज यही शिकायत रहती है कि आप पूना गलत आ गए।
आप वहीं रहते तो अच्छा था, हम कम से कम बुला तो लेते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में यहाँ पे सम्मानित करने के लिए और आप लोगों से बातचीत करने के लिए। जैसे मैं कहा 1.5 साल और हूँ, तो कभी भी एनडीए की साइड में आप आते हैं तो पक्का मिलिएगा, और ऐसे कभी का मिलते रहेंगे। मेरा पूना का बहुत लंबा 24 साल से तकरीबन आ रहा हूँ पूना में, और आता रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आजच्या आपल्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमातलं सगळ्यात महत्त्वाचं संवाद भाषण आपण ऐकायला निघाले।